हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर ख़त्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 5 चैप्टर देखें ताकि आप भी उस मिडिवल हिस्ट्री के टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने पिछले 5th चैप्टर में देखा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हमने देखा कि अलग अलग डायनेस्टीज़ जो थे, चाहे वो ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, बाद उनके खलजीस आए, तुगलक्स आए, लोडीस आए। तो इस तरीके से हमने पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी डायनेस्टीज़ थे और उनके प्रोमिनेंट रूलर्स थे, हमने उनके बारे में बात किया। आज के इस चैप्टर में हम उसी टाइमलाइन को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, किस तरीके से उन्होंने रूल किया हुआ था, सोसाइटी और रिलीजन किस तरीके से था दिल्ली सल्तनत में विद इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें जानने की कोशिश करनी है कि इस्लामिक रूल होता क्या है, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत को हिंदुस्तान में इस्लामिक रूल तो कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि इस्लामिक रूल है क्या। देखिए, इस्लाम में जो है देयर इज़ अल्लाह द ऑलमाइटी एंड प्रॉफिट मोहम्मद हु वाज हिज मैसेंजर। तो इस्लाम जो है वो मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, यानी कि वो एक खुदा में भरोसा करने वाले हैं जिन्हें वो अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह जो है वो ऑलमाइटी है, पावरफुल है, जिन्होंने ये क्रिएशन किया हुआ है, इस दुनिया को, यूनिवर्स को बनाया हुआ है। तो उन्होंने जो है कई प्रॉफिट्स, तो इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से देयर वर 1,24,000 प्रॉफिट्स हु हैव बीन सेंड ऑन प्लैनेट। तो उनमें से सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद थे। तो इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से इस्लाम जो था वो बर्थ नहीं लेता प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम फ्रेम में। इट लिटरली यूज टू एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ एडम एंड ईव, लेकिन उस इस्लाम को रिवाइव करने वाले मोहम्मद हैं। तो मोहम्मद जो थे वो खुदा के यानी कि अल्लाह के मैसेंजर थे। कुरान एंड हदीस आर एसेंशियल इन डिसाइडिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मुस्लिम्स। कुरान जो थी वो किताब है, जिस तरीके से हम हिंदुओं के लिए भगवद गीता कहते हैं, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, तो उसी तरीके से कुरान इज़ होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो कुरान एंड हदीस, हदीस लिटरली आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ टाइमलाइन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के उन्होंने किस तरीके से काम किया हुआ था, किस किस के इवेंट पर उन्होंने कौन से रूलिंग्स दिए हुए थे, या फिर किस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे ज़िंदगी जीने के। तो कुरान और हदीस 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही एसेंशियल है मुसलमानों के कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करने में। द उलेमास यानी कि द रिलीजियस स्कॉलर्स हैव गिवन रूलिंग्स बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस कॉल्ड शरिया लॉ। तो इसी कुरान और हदीस की मदद से उलेमा जो कि रिलीजियस स्कॉलर है इस्लाम के, उन्होंने रूलिंग दिया हुआ है कि इस्लामिक रूल किस तरीके से होनी चाहिए या फिर कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से होना चाहिए, जिसे हम शरिया लॉ कहते हैं या फिर शरीयत भी कहते हैं। Moreover, Zawabit's rules and regulation by sultans on secular basis were helpful for smooth administration। तो जाहिर सी बात थी कि जब अरब से हिंदुस्तान में आए या फिर टर्क से हिंदुस्तान में जब आए तो मेजॉरिटी ज़्यादातर हिंदुओं की थी। तो हिंदुओं पर आप शरीयत लागू तो कर सकते हैं लेकिन एज अ यूनिवर्सल लॉ, लेकिन जब पर्सनल लॉज की बात आती है तो उन्हें चाहिए कि वो हिंदू कोड को फॉलो करें। तो जवाबित जो थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो ज़्यादातर सुल्तान बनाते थे, जो कि शरीयत में नहीं हुआ करते थे, एडिशनली ऐड किए जाते थे फॉर गुड रूल, यानी कि मेजॉरिटी हिंदूज जो हुआ करते थे उन्हें सूट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस सुल्तान ऐड करते थे। एक ऑर्डिनेंस की तरह या फिर एक लेजिस्लेशन की तरह पास किया जाता था। Most of Muslim rule in India was in adherence to Sharia, but appropriately new laws and rules were applied as the majority were Hindus। तो ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत का जो एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम लाइन हमने जो पिछले चैप्टर में देखा, वहाँ पर शरीयत जो था वो डोमिनेट था, लेकिन ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो सेकुलर हुआ करते थे क्योंकि मेजॉरिटी जो थे वो हिंदू थे। सुल्तान वॉज एट द टॉप ऑफ हायरार्की। तो पूरे फ्यूडलिस्टिक, जो कि फ्यूडलिस्टिक लैंड सिस्टम ही हुआ करता था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम ही चलता था, तो यहाँ पर भी इंपीरियलिज्म ज़्यादा है, तो सुल्तान से ही पावर्स जो है वो नीचे फ्लो होते हैं। तो ही वॉज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड हिमसेल्फ कमांडेड द आर्मी। तो आर्मी को वो खुद कमांड करते थे और जाहिर सी बात थी क्योंकि हद से ज़्यादा एक्सपेडिशंस, इन्वेशंस इन्हीं के टाइम फ्रेम में हुआ करते थे, तो वो ही कमांडर हुआ करते थे आर्मी के। वजीर वॉज फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही हेडेड दीवान वजारत। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हम कह सकें तो वो वजीर है। वजीर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, लेकिन दरअसल वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो दीवान वजारत यानी कि उस फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करते थे। ज़्यादातर रेवेन्यू का लेन देन जो है वो इसी मिनिस्ट्री से किया जाता था। नाइब सुल्तान वॉज अ केयर टेकर इफ सुल्तान वॉज अ माइनर और वीक इंडीड। द प्राइम मिनिस्टर हु हैड ऑल द पावर्स व्हेन सुल्तान वॉज एट क्राइसिस।
तो नाइब सुल्तान दरअसल वो पावरफुल मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे जो ज़्यादातर वीक रूलर्स को के नाम से जो है वो किंगडम चलाया करते थे, सल्तनत को चलाया करते थे, या फिर कभी कभार अगर सुल्तान माइनर हुआ करता तो ऑन हिज बिहाफ ये अपना जो है केयरटेकर की तरह एक्ट करते और सल्तनत को चलाते थे। इंडीड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पोजिशंस। अर्ज मुमालिक वॉज हेड ऑफ मिलिट्री नॉट कमांडर इन चीफ। तो अर्ज मुमालिक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री हुआ करती थी, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर तो हुआ करते थे लेकिन कमांडर इन चीफ जिस तरीके से हमने कहा वो सुल्तान ही हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ये अर्ज मुमालिक जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था और बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि हमने पिछले लेसन में ही बात किया था कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ दोज हु पेड इन कैश नॉट इन लैंड असाइनमेंट्स। जुडिशियरी वॉज हेडेड बाई खाजी उल कुज़्ज़त, यानी कि खाजी जो है वो एक जज की तरह है इस्लामिक शरिया में, तो जुडिशियरी डिपार्टमेंट को वो हेड किया करते थे। बारिद मुमालिक वॉज चीफ ऑफ इंटेलिजेंस द मोस्ट कॉन्फिडेंट ऑफ सुल्तान। तो बारिद मुमालिक जो थे बारिड्स हुआ करते थे, यानी कि इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे जो सुल्तान के सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, जो कि सुल्तान का बहुत ही कॉन्फिडेंस वो उनके हाथ में हुआ करता था, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन का लेन देन उनके पास हुआ करता था। किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड इक्तास एंड हेडेड बाई वली और नईम। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो हमें बात करनी है वो ये है कि एस्पियोनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा इस्टेब्लिश किया गया था मिडिवल इंडिया में, खासकर दिल्ली सल्तनत में। तो प्रोविंसेस का डिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ था, जहाँ पर स्टेट को प्रोविंसेस को इक्तास कहा जाता था, जो कि एक वली मानिए एक फ्रेंड भी कह सकते हैं या फिर एक गवर्नर भी कह सकते हैं, या नईम जिसे हम कहते हैं वो गवर्नर भी हो सकता है। तो एक गवर्नर की तरह वो इक्ता चलाया करता था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ट कंपेयर टू प्रोविंशियल। जाहिर सी बात थी कि जब हायरार्की सेंट्रलाइज्ड थी, यानी कि फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट था, सुल्तान जो है वो टॉप पर हुआ करते थे, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। लेकिन ऑन द लोकल बेसिस, प्रोविंशियल बेसिस पर जब हम इक्तास और उसके आगे की बात करते हैं तो गवर्नेंस उतना अच्छा जो था वो नहीं था अंडर द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। इकोनॉमी, तो आइए इकोनॉमी की बात करते हैं। द बेस्ट डेवलपमेंट वॉज सिस्टमैटिक रेवेन्यू कलेक्शन एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो है वो ओवरहॉल किया गया था, वेटिंग सिस्टम को भी ओवरहॉल किया गया था, रेवेन्यू कलेक्शन को भी ओवरहॉल किया गया था, सर्वेस किए गए थे कई तरीके से, क्रॉप्स को जो है वो क्वालिटी पर असेस किया जाता था और टैक्स जो है वो रेवेन्यू के तौर पर लिया जाता था। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपमेंट्स वॉज सिस्टमैटिक रेवेन्यू कलेक्शन एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू सिस्टम सॉ फ्यू रेडिकल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, और कई बार जो है वो हाफ तक भी जाता था, और ये डिपेंड करता था क्रॉप के बेसिस पर, यानी कि लैंड की क्वालिटी किस तरीके से थी, क्रॉप कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्रॉप की क्वालिटी क्या है, तो उस तरीके से देखकर जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था दिल्ली सल्तनत में। दिस पेव्ड वे फॉर सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड्स। इक्तास लैंड फॉर ऑफिशियल्स, यानी कि इक्तास जो कि पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक प्रोविंशियल यूनिट की तरह देखा जाता था, वो अब जो है एक कैटेगरी में बन जाता है, यानी कि अब भी जो है वो प्रोविंस है लेकिन ज़्यादातर ऑफिशियल्स के हैंड में दिया जाता है, जो कि फ्यूडलिस्टिक हुआ करते थे लेकिन ज़्यादातर बादशाह के या फिर सुल्तान के कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, उन्हीं के स्लेव्स या फिर उन्हीं के पहचान के लोग जो थे वो ज़्यादातर गवर्नर्स हुआ करते थे। तो लैंड के ये वो लैंड्स थे इक्तास जो ऑफिशियल्स को दिए जाते थे, जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। दूसरे जो थे वो खलीसा लैंड्स थे, यानी कि क्राउन लैंड्स, यानी कि वो लैंड्स जो डायरेक्टली क्राउन के अंडर आते हैं, यानी कि बादशाह के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुआ करते थे उनके घर बार को मेंटेन करने में, उनके स्टेटस को मेंटेन करने में, उनके पर्सनल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने में, तो वो इन्हीं खलीसा लैंड से किया जाता था। इनाम लैंड्स, अगर हम इसका पैरेलल ढूंढ सकें तो अग्रहारास हम कह सकते हैं, यानी कि लैंड ग्रांट्स जो दिए जाते थे ब्राह्मणों को, तो उसी तरीके से रिलीजियस और पायस पीपल को, ज़्यादातर जो सूफीस हुआ करते थे उस ज़माने के, तो उन्हें इनाम लैंड्स दिया जाता था। Economy flourished with introduction of standardized weights and currencies, and trade flourished to areas of Persia and Arab. तो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स भी लाए गए थे, करेंसी को जो भी है वो ओवरहॉल किया हुआ था। हमने दीनार्स की बात की, हमने देखा कि किस तरीके से एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने बाई गिविंग अ टोकन करेंसी। तो इस तरीके से थ्रू आउट दिल्ली सल्तनत में करेंसी, ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर हालात बहुत ही अच्छे थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आइए जानते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना फ्लरिश होता है। दरअसल सच्चाई ये थी कि दिल्ली सल्तनत ने ज़्यादातर इंपॉर्टेंस आर्ट एंड आर्किटेक्चर या लिटरेचर को नहीं दिया, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर या तो एस्टैब्लिश करने में स्ट्रगल करते थे अपनी अथॉरिटी को, या फिर एक्सपैंड करने में। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर वॉज समथिंग विच वॉज नॉट मच टू देयर इंटरेस्ट, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पर भी हुए हैं, तो आइए देखते हैं। The art and architecture saw a new flip as Islamic, rather Turkish and Persian influence was added to the existing Indian model.
हमने क़ुव्वतुल इस्लाम के बारे में बात किया था पिछले चैप्टर में कि वो हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद थी जो कि कुतुब मीनार के विसिनिटी में ही बनाई गई थी। आप देख सकते हैं ये उसी क़ुव्वतुल इस्लाम के पिलर्स हैं। अगर आपने इसे गौर से देखा हो तो ये दरअसल हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरह ही है। जिस तरीके से इंट्रिकेट कार्विंग्स आप देख सकते हैं, ये दरअसल मेडिवल इंडिया और फिर एंशियंट जो कि लेटर फेज में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शंस का तरीका था ये वही है, बस इसे थोड़ा बहुत पर्शियन टच या फिर टर्किश टच दिया जाता है और उसे एक नया इंडो टर्किश आर्ट की तरह प्रोड्यूस किया जाता है। द टर्क्स अवॉइडेड यूसेज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है कि इस्लाम में डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैज़ बीन अवॉइडेड, तो उसे मना किया गया है। तो टर्किश नोबिलिटी जो थी वो एनिमल्स और ह्यूमंस के पिक्चर्स या फिर उनके डिपिक्शन को वो मना किया करते थे। इंस्टेड दे यूज्ड जियोमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइंस, तो लिटरली फ्लावर्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते थे, लोटस या फिर रोज़, अलग अलग कार्विंग्स हुआ करते थे स्टोन में, अलग अलग डिज़ाइंस जो है वो इस्तेमाल करते थे जो कि फ्लोरल थे और अलग अलग जियोमेट्रिक डिज़ाइंस इस्तेमाल करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जियोमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइंस जो है वो इस्तेमाल करते थे। द स्किल ऑफ इंडियन स्टोन कटिंग वॉज यूज टू इट्स फुलेस्ट एंड अरबिक स्क्रिप्ट बिकेम वर्क ऑफ आर्ट, जो कि आगे चलकर मुगल डायनेस्टी में वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट इतिहास बनाता है या फिर जेनिथ जो है वह वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। सोसाइटी एंड रिलीजन, तो आइए जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सोसाइटी और रिलीजन किस तरीके से था। Predominantly agrarian, where tax rates were 1/6 of the crop produced and went as high as half of the crop produced fewer times. तो ज़्यादातर अग्रेरियन इकोनॉमी था। हमने देखा कि किस तरीके से खिलजी ने अग्रेरियन रिफॉर्म्स लाए हुए हैं। तो टैक्स जो था वो 1/6 ऑफ द क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ करता था उसे एज अ टैक्स या फिर रेवेन्यू लिया जाता था। हाफ अ टाइम्स वो पहुंच जाता था चंद रूलर्स के ज़माने में। खिलजी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, एट फ्यू टाइम्स व्हेन ही रिक्वायर्ड मनी तो टैक्स वाज एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ऑफिशियल्स वर पेड इन लैंड ग्रांट्स एक्सेप्ट अंडर अलाउद्दीन हु पेड कैश। हमने इक्तास के बारे में अभी बात किया, तो अलाउद्दीन इकलौते ऐसे दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने कैश में जो है उन्होंने पे किया हुआ था ऑफिशियल्स को। द हाई ऑफिशियल्स बोथ हिंदू एंड टर्किश नोबल्स एंजॉयड प्रिविलेजेस व्हाइल पॉवर्टी एग्जिस्टेड एट लोअर स्ट्रेटा। तो ज़्यादातर हाई ऑफिशियल्स भले ही वो हिंदू ओरिजिन के हो या टर्किश ओरिजिन के, वो प्रिविलेज्ड थे, लेकिन जो गरीब था वो गरीब हो रहा था। जो पुअर पेजेंट्स हुआ करते थे हिंदू और मुस्लिम्स उस दिल्ली सल्तनत के ज़माने के, वो पुअर ही हुआ करते थे। रूल इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इस्लामिक लैंड वाज मोस्टली सेक्युलर एज मेजॉरिटी वर हिंदूज एंड जवाबिट्स वर पास्ड फॉर देयर गाइडलाइंस। जाहिर सी बात थी कि आपने एक इस्लामिक रूल को एस्टैब्लिश तो किया, लेकिन मेजॉरिटी जो थे वो हिंदू थे यानी कि नॉन मुस्लिम्स, तो उनके लिए जवाबित जिनके बारे में हमने बात किया कि सेक्युलर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो ज़्यादातर सुल्तान्स पास करते थे फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इल बारिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इल बारिस दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टेम्पल्स इनटू मॉस्क्स। दरअसल हमने जो क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में बात किया हुआ है, दरअसल वो पहले एक जैन टेम्पल हुआ करती थी, बाद में चंद हिंदू राजाओं ने उसे एक हिंदू टेम्पल में से कन्वर्ट किया हुआ था जहाँ विष्णु की पूजा की जाती थी, लेकिन दिल्ली सुल्तानों ने खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे एक मॉस्क में कन्वर्ट किया हुआ था। तो इल बारिस आर एक्चुअली फर्स्ट कन्वर्टेड टेम्पल्स इनटू मॉस्क्स इन इंडिया। सूफीज़म फ्लरिश्ड एज सेंट्स सच एज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनाया गया है। कई लोगों में मिसनोमर है कि जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया हुआ है तो हम इसे कुतुब मीनार कहते हैं। नहीं, ये इस्लामिक सूफ़ी जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, जो कि सूफीज़म के बहुत ही बड़े सूफ़ी हैं। हम भक्तिज़म के बारे में जब बात करेंगे आगे के 8th चैप्टर में तो हम इनके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। तो इन्हीं के नाम पर जो है वो बनाया गया है। ही वॉज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। एंड निज़ामुद्दीन औलिया एग्जिस्टेड एट दिस टाइम फ्रेम। निज़ामुद्दीन औलिया जो कि आज भी बहुत ही एक सेलिब्रेटेड श्राइन है सूफी सेंट की, जो कि दिल्ली में है। इरिगेशन एंड वाटर फैसिलिटी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय स्टेट एंड गार्डन वर कंस्ट्रक्टेड लार्जली अंडर फिरोज शाह तुगलक। तो हमने काकतीयास में भी देखा कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनाए जा रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए टैंक्स बनाए जा रहे थे। तो ऑन देयर पैरेलल नॉर्थ में सुल्तान्स भी ये सभी काम जो है वो अंडरटेक कर रहे थे। और ज़्यादातर फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है वो ज़्यादातर था, क्योंकि उन्होंने कई गार्डन्स भी बनाए हुए थे। लिटरेचर एंड म्यूज़िक, तो आइए जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इसका कितना डेवलपमेंट था। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल आमिर खुसरो की एक पेंटिंग है।
Amir Khusro 1252 to 1325 AD was prominent for poetry, music and historical records. दरअसल ये बहुत ही लंबे ज़माने तक इन्होंने टाइम फ्रेम देखा हुआ है दिल्ली सल्तनत का. He was at the time frame of जलालुद्दीन खिलजी followed by अलाउद्दीन खिलजी and then तुगलकों का भी इन्होंने ज़माना देखा हुआ है. तो लिटरली कई लोगों का कहना है कि इन्होंने 6 बादशाहों को देखा हुआ है. He was also court poet of all these 6 prominent personalities. So he was phenomenal, a man considered to be a scholar in poetry, music and historical record writing. Music reached zenith under Khusro as he is credited with invention of many ragas and sitar. सितार जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिया में ही जिसका इन्वेंशन किया गया है, तो इसे इन्वेंट करने वाले जो थे वो आमिर खुसरो थे. कई राग भी जो है इन्होंने इन्वेंट किए हुए हैं. हिंदुस्तानी क्लासिक्स को ज़्यादातर बहुत ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है इन्होंने. हिस्टोरियन सच एज जियाउद्दीन बरानी एंड शम्से सिराज रोट इन पर्शियन. तो ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करते थे पर्शिया में. Travelers such as Al-Biruni, Kitab al-Hind and Ibn Battuta Rihla visited India and gave a rich record of splendor that existed. बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल-बरूनी जो कि मोहम्मद ऑफ घुरी के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलते हैं. तो उन्हीं के साथ जो है अल-बरूनी आते हैं, लेकिन वो यही रुक जाते हैं. वो हिंदुस्तान के बारे में जो है हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं. वो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरीके से उस ज़माने में सोशल सोसाइटी का स्टार्टा हुआ करता था. शूद्रास वर्ना सिस्टम और ब्राह्मण क्षत्रिय किस तरीके से वर्ना सिस्टम जो है वो एक दूसरे को डोमिनेट करता था, वो अपनी किताब अल-हिंद में लिखते हैं. इब्ने बतूता जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, वो भी बहुत अच्छा खासा एक रिकॉर्ड देते हैं हिंदुस्तानी हिस्ट्री का. अ मेजर कंट्रीब्यूशन वाज ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत बुक्स इनटू पर्शियन. सबसे बड़ा जो लिटरेचर को लेकर एक कंट्रीब्यूशन जो दिल्ली सल्तनत में किया गया वो यही था, क्योंकि जब एक्सपेंशन इन्वेट करने जाते थे तो वो वहाँ से जितने भी नॉलेज के किताबें मिलते थे, ज़्यादातर जो संस्कृत में हुआ करते थे वो दिल्ली में लाते थे और पर्शियन में जो है पर्शियन लैंग्वेज में जिसे फारसी लैंग्वेज कहते हैं उसमें ट्रांसलेट करवाते थे. इसी का एक रिजल्ट है कि जो आज जो हम नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 1 2 3, तो इसे इंडो अरबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच रिच कल्चरल ट्रेडिशनल एंड नॉलेज एक्सचेंज बिटवीन 2 कम्युनिटीज एंड 2 एरियाज. सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन. सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो है वो कश्मीर के एक सुल्तान है, आज भी बहुत ही प्रोमिनेंट है, एक बहुत ही लोकप्रिय सुल्तान थे उस ज़माने के. तो इन्होंने जो है ट्रांसलेट करवाया था महाभारत को पर्शियन में. और जब हम कश्मीर के हिस्ट्री की जो बात करते हैं, कल्हाना ने जो है राजा तरंगिणी लिखी हुई थी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुक थी, तो वो भी इन्हीं के टाइम फ्रेम में लिखी हुई थी. आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं. ये दरअसल तुगलक डायनेस्टी में जब जेनिथ पहुँच गया हुआ था दिल्ली सल्तनत का रूल, तो इतना हिंदुस्तान का एरिया जो था वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था. इनिशियली दिल्ली के आसपास के एरिया से होते हुए दे लिटरली टच्ड डीप साउथ एज तमिलनाडु. तो ये जो था ये दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के इरा के टाइम फ्रेम का था. बाद में जो है ज़्यादातर वीक रूलर्स आने की वजह से, ज़्यादातर कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से ये हिस्से जो है ज़्यादातर राजपूत के डोमिनेशन में चले जाते थे, अनेक्स किए जाते थे. अलग अलग किंगडम्स जो थे वो एज अ कॉम्पिटिशन आया करते थे. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में. हमने पिछले चैप्टर में रूलर्स के बारे में बात किया हुआ था, आज उनकी पॉलिसीज़ के बारे में हमने बात किया हुआ है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपके पूरे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.